हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं गीता श्री जी द्वारा लिखी कहानी खानाबदोश। कोई मुझे नींद में ज़ोर ज़ोर से झकझोर रहा है। मैं गहरी नींद में छलांग लगा चुकी हूँ। उठो उठो, मुझे छोड़ आओ, जहाँ से लाई हो मुझे। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे ले चलो वहाँ। यही मौका है, निकल चलो, उठो। कोई मर्दाना आवाज़ आ रही है। उफ। मैं कुनमुनाती हूँ और करवट बदलकर सो जाती हूँ। कोई ज़ोर से हिला रहा है मुझे। अब चेतना जागने लगी है। कमरे में अंधेरा है। हौले से पलके उठी। अबे कौन है? क्या आफत आ गई? सामने दीवार पर टीवी के नीचे रखा टाटा स्काई में पीली लाल बत्ती जल रही थी। कमरे के अंधेरे से लड़ने के लिए रोशनी की ये दो बूंदें नाकाफ़ी थीं। अंधेरे में दाएं हाथ से सिरहाने टटोल कर मोबाइल उठाया। स्क्रीन टच होते ही हल्का उजाला मेरे आसपास फैल गया। रोशनी की कीमत गहन अंधेरे में पता चलती है। चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं, कहीं कोई नहीं था। कमरा अंदर से लॉक था। बगल में जयंत सोया था, दीन दुनिया से बेखबर। कौन जगा रहा था मुझे और क्यों? यकीनन ये सपना नहीं था। मैं हिली हुई थी। नींद कच्ची थी, टूट गई। सपना तो बिल्कुल नहीं। फिर सवाल ने फन काढ़े तो मैं हड़बड़ा कर बेड पर उठकर बैठ गई। जयंत जगा होता तो चिल्लाता। कितनी बार बोला, करवट लेकर उठा करो, रीढ़ की हड्डी करकरा जाएगी एक दिन। वो फिर दोबारा लेट गई और फिर दाएं करवट लेकर उठी। कहीं कुछ नहीं था। दीवारों पर लाल पेपर वैसे ही चमक रहा था। टेबल, कुर्सी, ड्रेसिंग टेबल सब यथावत। कोई भूचाल भी नहीं। अक्टूबर के महीने में पंखे की हवा बहुत मीठी लगती है, लेकिन मुझे पसीना आ गया। भय की लहर उठी और पूरे शरीर में फैल गई। मैं आत्मा वात्मा में बिल्कुल यकीन नहीं करती। भूत प्रेत मानने का तो सवाल ही नहीं। चमत्कारों में यकीन नहीं। कभी आँखों से देखा होता तो यकीन होता ना। समूचा जीवन तो हॉस्टल में कटा और शेष जीवन नौकरी करते महानगर में कट रहा है। कहाँ से आई थीं आवाज़ें? बोल एकदम स्पष्ट थे। किसी पुरुष की आवाज़ थी, थोड़ी भारी और हल्काई हुई, अटक अटक कर आ रही थी। मन किया जयंत को जगा कर बताऊं, फिर इरादा बदल दिया। वो नींद में बौखला जाता और मुझे वहमी करार देकर सो जाता, इस चेतावनी के साथ कि दोबारा जगाना मत, बहुत थका हुआ आता हूँ। दिन भर कंप्यूटर पर आंखें फोड़ता रहता हूँ। रात को चैन से सो लेने दिया करो यार। तुम्हारी तरह नहीं हूँ, आराम की ज़िंदगी। जब मन हुआ दो चार कविताएं लिख लीं, कहानियाँ लिख लीं, या फिर किसी किटी पार्टी में नाच आए। तुम लिखने को कम मेहनत का काम समझते हो क्या? मैं आंखें फाड़ कर उसका चेहरा देखती। क्या बक रहा है ये आदमी? अपने बचे हुए समय में लेखन या किटी कर लेती हूँ तो क्या बुरा है? मसालों की गंध से ऊब कर कीबोर्ड की खटपट में उंगलियां थिरकती हैं आजकल, और ये हैं कि मेरे गंभीर सुख को हल्के से लेते हैं। और क्या, बौद्धिक विलास का भी अपना सुख है डार्लिंग। मज़े करो। यहाँ टारगेट सिर पर सवार, ना करो तो डंडा खाओ बॉस का। जयंत का चेहरा दयनीय हो उठता। मुझे बौद्धिक विलास शब्द से चिढ़ होती है, और जब तक मैं शाब्दिक प्रहार करती तब तक उसका चेहरा दयनीय हो उठता और मैं अपने हमले रोक लेती। अभी अभी रात को जगाऊं तो शेर की तरह दहाड़ने ना लगे। फिर माथा घूम गया। क्या करूं? मोबाइल के स्क्रीन पर अंधेरा पसरा तो कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। बस सामने दो आँखों की तरह पीली लाल बत्ती जलती दिखाई दे रही थीं। रोशनी की दो आँखें अलग अलग रंगों वाली, साथ साथ लेकिन अलग अलग रंग। उन्हें घूरती हुई चुपचाप फिर लेट गई। मुझे याद आया, पिछले दिनों चित्रकार सीरज सक्सेना की चंद लाइनें पढ़ रही थी। ऐसे ही दो रंगी आँखों के बारे में कुछ कहा था। मैं लेटे लेटे उन पंक्तियों को याद करने की कोशिश करने लगी। नींद गायब हो चुकी थी। वे दो पाठ हैं,
काला और सफ़ेद, इन्हीं के बीच रंगों की नदी बहती है। उनके बीच कोई भी रंग डाल दो बदल जाएंगे। रंगों की माया है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी एक आँख श्वेत है, दूसरी श्याम। इसमें कोई भी रंग डाल दो, मैं एक चित्र बनाकर निकलूँगा। मेरी दोनों आँखें दो पार्ट हैं। अचानक मुझे दो अलग अलग रंगों वाला रास्ता दिखा। दोनों आँखें अलग अलग रास्ता देख रही थीं। एक तरफ हरे पहाड़, दूसरी तरफ रूखा सूखा पहाड़। मैंने उंगली उठाते हुए पूछा था, कौन सा पहाड़ चाहिए तुम्हें? किस ओर जीना है? एक तरफ लाल है, दूसरी तरफ पीला है, बीच में काला। काले का कोई भविष्य नहीं, सिर्फ अतीत है। अंधियारा, अतीत। तुम्हें पीले रंगों की ज़रूरत है। घाटी में रहोगे तो सिर्फ लाल रंग ही मिलेंगे। तुम जी ना पाओगे। चलो मेरे संग। उस रात हम दोनों चुपचाप सोए, मिट्टी के बने उस घर में जहाँ खाना बदोश रातें और दिन हुआ करती हैं। जो घर मीठे चश्मे के शोर और पानी से भरा रहता है। मिट्टी की मजबूत छतें सब्जियां उगा रही होती थीं। उनमें जीवन रात दिन धड़कता था। मैं उनकी सांसें बिस्तर पर लेटे लेटे सुन सकती थी। उस रात जब वो बेखबर सो गया, मैंने जागते हुए HD फॉर्मेट में 5D सपने देखे। कोई और ऐसे फॉर्मेट में सपने देखता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने देखे हैं। सारे दृश्य बेहद स्पष्ट, पास पास, अपने ओरिजिनल रंगों के साथ। जंगल को छू सकती थी मैं, जंगली बारिश में भीग रही थी मैं चट्टानों की शीतलता महसूस कर सकती थी। इन्हीं चट्टानों पर सुस्ताना था कुछ देर के लिए। मेरे हौसलों के लिए ऊर्जा यहीं से निकलती है। सामने तीखे मोड़ दिख रहे थे, मुझे वहाँ ठिठकना है। दूर पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वृक्षों से लदी हुई। पहली बार ही उसे देखते मेरे मुंह से निकला था, तुम्हारी बाहें हैं या पत्तों से लदी हुई सघन डालियाँ? तुम इस निर्जन में अकेले क्या कर रहे हो वनदेव? चलो ना हमारे साथ। एक चेहरा शिखरों पर अटका है, उसके हाथ आकाश में हिल रहे हैं, नाना की मुद्रा में, जैसे मना कर रहा हो। क्यों मना ही है? क्या है ऐसा नत्था टाप की इन पहाड़ियों पर? सब जा चुके हैं मैदानों में, ये क्यों बेताल की तरह लटक रहा है यहाँ? मैं गुस्से में हूँ, आंखें लाल, कभी रुआसी कभी भभक रही हूँ। मैं तुम्हें ले जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। तुम भी नहीं रोक सकते हो मुझे। जो होगा देखा जाएगा, सामना करेंगे। एक डाली मेरी तरफ लपकी। बचने के लिए मैं भागी, किसी ठोस वस्तु से टकराई और लड़खड़ा गई। पूरी देह हिली और मेरा 5D सपना टूट गया। सुबह हो चुकी थी, मैं सब कुछ जागी हुई छू सकती थी। ये हकीकत की छुअन थी, उसे भी और खुद को भी। वो मेरे सिरहाने ही बैठा था, मुझे अपनी बलिष्ठ भुजाओं से घेरे हुए। कच्चे दूध की खुशबू आ रही थी उसकी हथेलियों से। भैंस दूह कर आ रहा हूँ, कच्चा दूध पियोगी? यासिर, मैं बुदबुदाई। मेरे साथ चलो ना, छोड़ो ये सब। कुछ दिनों में बर्फ़ गिरेगी यहाँ। सब नीचे चले गए, तुम अकेले क्या करोगे यहाँ? मेरा भी रिसर्च वर्क पूरा हो गया, अब बस सिलसिलेवार लिखना है और जमा कर देना है। मेरी आवाज़ की खानाबदोशी को कोई खानाबदोश ही भांप सकता था। मेरे माथे पर उसने अपनी ठंडी ठुड्डी रख दी। कुछ उसकी गरमाई, कुछ कमरे में हौले हौले रात भर सुलगने वाली अंगीठी की गरमाई मेरी आंखें फिर से बंद करने के लिए काफ़ी थीं। इससे पहले कि मैं फिर सपनों में घुसती, उसने जो कहा मैंने बाहर की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला था, बाहर फुहिया पड़ने लगी थीं। बर्फ़ गिरने का अंदेशा है। जिद छोड़ो, चलो, चलता हूँ, तुम न मानोगी। इतना सुनते ही मेरे लिए सारे रंग बदल गए थे। ये जिद भी ना, उम्मीद के दम पर ही टिकी रहती है। दोनों का अबूझ रिश्ता है। जिद ना हो तो उम्मीदें कहाँ? उम्मीदें ना हो तो जिद का क्या मतलब? उम्मीद की ताकत है जिद। जैसे तने की ताकत उसकी जड़ें होती हैं, स्त्री की ताकत उसका आत्मविश्वास।
जैसे नदी की ताकत उसका पानी, जैसे सांप की ताकत हवा। वो महीने भर की जिद थी जो उम्मीदें पूरी कर रही थी। मेरी आंखों में सीरज के रंग उमड़ने लगे। मुझे यकीन हो आया कि ज़रूर सीरज भी इसी तरह अनुभव के बाद चित्र बनाकर ही निकला होगा। मैं भी जीवन चित्र बनाकर निकल रही थी, जीवित कैनवास लेकर शहर लौट रही थी। मुझे लगा कि मैं समूचा पहाड़ अपने साथ उठाकर ले जा रही हूँ। दी रॉक फिल्म के शीन कानरी के पांव याद आए। फिल्म के पहले ही सीन में जंजीरों से जकड़े दो भारी पांव, कैद के अभ्यस्त पांव, जैसे ठिठक कर चल रहे थे। वैसे ही यासिर के खानाबदोश पांव मेरे साथ डग भर रहे थे। मैं उसे लाल रंगों से दूर ले जाना चाहती थी, आतंक के साए से दूर, जहां वो गोलियों की तड़तड़ाहट और गोले बारूद के खतरों से दूर रहेगा। मुखबिरी करने के लिए जहां बाध्य न किया जा सकेगा, वो खुलकर जी सकेगा। उसके हिस्से में भी प्रेम आएगा, टुकड़ों में ही सही, बटा हुआ ही सही, खतरे से बाहर तो रहेगा। मुझे मत ले जाओ, मैं मैदानों में बीमार पड़ जाता हूँ। मैं पक्का बकरवाल हूँ, इसीलिए कभी जम्मू के तराई इलाके में भी नहीं बसा। काफिले को भेजकर खुद यहीं रुक जाता हूँ। उनके वापस आने तक डोर डंबर सब चले जाते हैं, मैं यहीं रुक जाता हूँ। पहाड़ कभी हिलते नहीं, पहाड़ के पाँव नहीं होते। आप रहोगी हमारे साथ, ऐसे जैसे महीने भर रही हमारे साथ। उसकी सुरमई अखियों में सवालों के निर्जन द्वीप तैरते देखे। कुछ भी तो नहीं जानता मेरे बारे में, जयंत के बारे में, मेरी मुश्किल दुनिया के बारे में। फिर मैं क्यों जिद ठाने लिए जा रही, किस उम्मीद पर इसकी दुनिया बसाऊंगी। सवाल मेरे जिस्म में कुलबुलाए, जैसे बरसाती पानी में कीड़े कुलबुलाते हैं, सफ़ेद काले असंख्य छोटे छोटे। चलो तो सही, कोई उपाय करेंगे। जहाँ चाहो वहाँ राहें निकल आती हैं। मैंने गाड़ी में बैठते हुए उसकी बाहें गहली थीं। संशय उसकी रगों में बह रहा था, लहू के साथ। उसकी देह से मुझे ऐसी झनक सुनाई दे रही थी। मुझे जम्मू में कुछ दिन उसके साथ गुजारना था, फिर आगे प्रस्थान करना था। मैं उसके साथ कठुआ समेत उन मैदानी इलाकों में जाना चाहती थी जहाँ खानाबदोशों ने अस्थायी डेरा बना रखा है। एक खानाबदोश स्त्री खानाबदोश पुरुष से जा मिली थी, यासिर ठहाके लगाकर कहता है, और मैं एक पल के लिए झरना बन जाती। 5D सपने हमें गीला कर देते हैं। रात भर अजनबी फुसफुसाहटों ने ठीक से सोने न दिया था। रावी नदी के तट पर बने रिजॉर्ट में टिकने के लिए जयंत भी आ गया था। यासिर बगल वाले कमरे में था। हम कुछ दिन और रुक गए थे। जयंत के आने के बाद यासिर बुझ सा गया था, अपने भीतर गुम हो। हम दिन भर घूमते, यंत्रवत वो घुमाता और रात को अपने अपने कमरे में निशब्द। सुबह भीगी हुई मैं जगी थी, जयंत सोया पड़ा था। बाहर निकली तो यासिर खड़ा था, साथ में सामान। उसने मुझे दूर हाईवे से गुजरते हुए बकरवालों का काफिला दिखाया। आँखों से सवाल उबल रहे थे। वो फट पड़ा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी दुनिया तो गतिमान है, चलती रहती है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, पहाड़ों पर। झरने के बाद बहता हूँ, नदी के साथ सोता जागता हूँ, बर्फ़ से लिपटता हूँ, उसे आग देता हूँ, आग लेता हूँ। मैं आपकी दुनिया का बासिंदा नहीं बन सकता, मुझे जाना होगा। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। खाने भर को बहुत सब्जियां उगा लेता हूँ, दूध पनीर बहुत सप्लाई करता हूँ, सबसे शुद्ध हवा और पानी पिलाऊंगा। मोबाइल का सिग्नल आता है, बड़े बड़े टावर लगे हैं, टीवी खरीद लेंगे। उसका गोरा चेहरा दहक रहा था। मैंने जैसे ही अपने कमरे की तरफ चेहरा घुमाया, आंखों में लाचारी भरकर आंखें यासिर की तरफ लौटाना चाहीं कि सामने कोई नहीं था। रावी नदी का बहाव और तेज हो गया था। कोई मर्दानी पुकार बच गई थी जो मेरे भीतर चीख बनकर बाहर उछली और हवाओं में घुल गई। कैसे कहूँ कि अब मेरे पास सिर्फ 2 रंग हैं,
जिनसे मैं सीरज की तरह चित्र बनाकर नहीं लौट सकती। यह थी गीता श्री जी द्वारा लिखी कहानी खानाबदोश। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।